नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 10 है। कौन सा है? टेस्ट पेपर 10 है। इससे पहले 9 तक का हो चुका है। हमें उम्मीद है अपने सामान्य अध्ययन के 9 टेस्ट पेपर दे रखे होंगे। आप अगर वीडियो एग्ज़ाम या फिर UPP या फिर कोई अन्य परीक्षा जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं और वहाँ GS पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत अच्छा टेस्ट होने वाला है। 50 क्वेश्चंस होते हैं, आप जानते हैं, और सभी के सभी आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइए देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ क्वेश्चंस जो स्टार्ट होगा 1 नंबर से स्टार्ट होगा और 150 तक जाएगा। इस टाइप से 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? नाम दिया गया तुलसीदास हैं, कालिदास हैं, सूरदास हैं, रायदास हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो संस्कृत भाषा का सबसे बढ़िया कवि है, सबसे बढ़िया नाटककार है बाबा कालिदास। तो उनकी रचना है। इसके साथ आप जानते होंगे रघुवंशम हो, कुमार संभवम हो, मेघदूतम हो, ऋतुसंहार हो, मालविकाग्निमित्रम हो, ये सब अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, सभी को बाबा कालिदास ने लिखी है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस कह रहा है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? कुबेर गंगा थी, राजश्री थी, प्रभावती गुप्त थी या फिर कुमार देवी थी? गुप्त काल की बढ़िया वाली महिला शासिका की अगर बात होती है मित्रों, तो प्रभावती गुप्त इनका नाम होता है। सही जवाब जो बनेगा वो बी के साथ बनेगा, तो आपको बी के साथ आंसर सहेजना है। बी इज द राइट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चंस पे चले। 3 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है मित्रों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठा के बीच द्वंद्व प्रारंभ होता है, यानी युद्ध प्रारंभ होता है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। किसके शासनकाल में मुगल और मराठा लड़ते हैं? तो आप जानते हैं मित्रों कि लगभग 1556 का आसपास का वो काल होता है जिसमें मुगल और मराठा लड़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अरे 1556 में तो शाहजहां बैठता है, लेकिन जब युद्ध होता है तो औरंगजेब आता है। ठीक है, तो सही जवाब 65 के आसपास आएगा। सही जवाब औरंगजेब बनेगा। डी के साथ आंसर बनेगा। ठीक, अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? सासाराम में किसका मकबरा है? बहादुर शाह जफर का, शेरशाह सूरी का, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम दिया गया। आपको बताना है कहाँ किसका मकबरा है। मित्रों, आप जानते हैं कि सासाराम बिहार में आपको एक मकबरा दिखाई देगा, जो मकबरा आप जानते हैं शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाएगा। सही जवाब सी के साथ लगाना। भारत इस्लामिक निर्माण कला मिश्रण से ये मकबरा आपका बनाया गया है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किला में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी? नाम शाहजहां का है, अकबर का है, जहांगीर का है और बहादुर शाह फर्स्ट का है। आपको बताना है मयूर सिंहासन या फिर मोर सिंहासन का काम किसका रहा है? आप जानते हैं मित्रों कि मयूर सिंहासन शाहजहां के द्वारा बनाया गया, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर होगा। आप जानते हैं तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है। मयूर सिंहासन या मोर सिंहासन इसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन से कहा, किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? नाम दिया गया जस्टिस रनाडे ने किया है, नवजीवन चंद्र राय ने किया है, VN मांडलिक ने किया या फिर निमेशी कोई ने? इंदु प्रकाश का जो प्रकाशन है वो 1862 में किसके द्वारा किया गया? आपसे ये पूछा गया। 1862 में अगर आप बात करते हैं तो जस्टिस रनाडे के द्वारा इंदु प्रकाश का जो है संपादन का कार्य होता है, प्रकाशन का कार्य होता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की संस्थापना किसने की? गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम है, अरविंद घोष का नाम है, रामानंद चटर्जी और विपिन चंद्र पाल का नाम दिया गया। वंदे मातरम पत्रिका की संस्थापना या स्थापक कौन रहे? आपको सही जवाब देना है मित्रों। आप जानते हैं जो वंदे मातरम पत्रिका है वो समाचार पत्र है और 6 अगस्त 1906 को अरविंदो घोष के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया जाता है। तो सही जवाब जो है सी के साथ जाएगा। अंग्रेजी भाषा में इसे लॉन्च किया गया था। और आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। पूछा गया, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस? मित्रों, आप जानते हैं कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा होता है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया जाता है। 1824 में गुजरात के मोरबी नामक गाँव में जिनका जन्म होता है। सत्यार्थ प्रकाश जिनकी बहुत अच्छी रचना होती है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ आपको आंसर्स लगाना है। सही जवाब सी के साथ बनाना है।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मित्रों, पढ़ो और जवाब दो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्रभारियों के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाता है? परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा या फिर निषेध, किसके थ्रू ऐसा किया जाता है? तो मित्रों आप जानते हैं कि अगर आपको अपर न्यायालय में ले जाना है मामला, तो उसके लिए आपका उत्प्रेषण होना चाहिए। सही जवाब इसी के साथ जाएगा। स्थानांतरित करने का आदेश जो दिया जाता है उत्प्रेषण के मामले में दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? नाम दिया गया लीला सेठ हैं, अन्ना चांडी हैं, फातिमा देवी हैं या फिर सुनंदा भंडारे का नाम दिया गया। भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश की बात की जा रही है। आप जानते हैं पहली न्यायाधीश आपकी फातिमा बीबी होती हैं। सही जवाब एम फातिमा बीबी के साथ आंसर्स लगाओ। 6 अक्टूबर 1889 से 9 अक्टूबर 1992 तक ये जो है क्या रही हैं, 1989 से लेकर के 92 तक रहती हैं। क्या रहती हैं? उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रहती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। मित्रों आपसे पूछ रहा है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन के संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10 होगी, 7 होगी, 9 होगी, 5 होगी? कितने न्यायाधीश होने चाहिए? मिनिमम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? मित्रों 5 न्यायाधीश होने चाहिए। सही जवाब डी के साथ बनेगा। आप जानते हैं कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। अनुच्छेद 145 का तीसरा खंड ये प्रावधान करता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? नाम दिया गया भारत के राष्ट्रपति, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपको बताना है सजा माफ करना या फिर सजा में हेरफेर कर देना किसके दाहिने हाथ का खेल है। तो आप जानते हैं मित्रों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद में एक खंड होता है कि जो है वो अनुच्छेद 61 आता है और उसमें हेरफेर करने की शक्ति दिया गया। तो सही जवाब आपका राज्यपाल बनता है। हालांकि आप देखना तो इसमें जो है अनुच्छेद 161 ऐसा कहता है कि राज्यपाल राज विधि के तहत किसी भी अपराध को सजा प्राप्ति व्यक्ति को कुछ मामले में क्षमादान दे सकता है अथवा दंड को स्थगित भी कर सकता है, परंतु मृत्यु दंड की सजा को माफ कर नहीं सकता वो। ठीक है, राज्यपाल मृत्यु दंड की सजा को स्थगित नहीं कर सकता है, पुनर्विचार के लिए उसे भेज सकता है। तो सही जवाब आपको राज्यपाल के साथ देना होगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया पौनमुंडी दक्षिण भारत की एक छोटी सी हिल स्टेशन है या किस शहर के पास स्थित है? नाम दिया गया कोझिकोड है, नाम दिया गया तिरुवनंतपुरम है, नाम मदुरई और मंगलुरु का दिया गया। पुन्नी मुड्डी या पौनमुड्डी की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं तिरुवनंतपुरम का एक छोटा सा स्टेशन है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। इसमें अगर पूछा जाए अनुच्छेद साफ साफ दिया गया था कि 161 के अनुसार, इसलिए आपका राज्यपाल बना, नहीं तो यहाँ पे राष्ट्रपति भी होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलना। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों आपसे कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डाडाडार जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। नाम दिया गया सतारा से, जलगांव से, औरंगाबाद से या फिर नासिक से। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किधर वाले हिस्से से निकलती है मित्रों? नासिक वाले हिस्से से निकलती है। सही जवाब आपको डी के साथ देना है। याद रखना नासिक के पश्चिमी घाट से ढलानों में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ये आपकी नदी। और इसकी सहायक नदियों में आप जानते हैं इंद्रावती आदि इसकी सहायक नदियाँ होती। अगले क्वेश्चन पे आओ। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिम दिशा में बहती नहीं है या पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? नाम दिया गया नर्मदा नहीं बहती, लूनी नहीं बहती, साबरमती नहीं बहती या फिर कृष्णा नदी नहीं। मित्रों पश्चिम दिशा की ओर कौन सी नदी इसमें से नहीं बहती है? आप देखना, चारों नाम देखना तो नर्मदा, तप्ती, महानदी, साबरमती, लूनी ये सब आपकी पश्चिम दिशा में बहती हैं। लेकिन महाराष्ट्र में आप जानते हैं महाबलेश्वर से ये सब निकलती भी हैं। कृष्णा आपकी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी होती है। कृष्णा आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में बहती है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? नाम दिया गया ग्रेट टैबो, नाम दिया गया जीजाबार, नाम श्रीलंका का है और सुकात्रा का भी दिया गया। हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है मित्रों? आप जानते हैं हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर होता है। ये तो आप जानते हैं कि मेडागास्कर सबसे बड़ा वाला है। लेकिन आपका जो यहाँ पे हिंद महासागर का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप है वो आपका श्रीलंका है। पहला मेडागास्कर है, दूसरा आपका श्रीलंका है। तो सही जवाब जो है वो आप बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ग्रेनाडा स्थित है। नाम दिया गया अरेबियन सागर में है, चीन सागर में है, कैरेबियन सागर में है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
ग्रेनाडा स्थित है, कहाँ पे आपको बताना है ग्रेनाडा कहाँ पे स्थित है मित्रों। 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है दक्षिणी पूर्वी कैरेबियन सागर में आपके मिलते हैं। तो दक्षिणी पूर्वी कैरेबियन सागर सही जवाब होगा। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया जापान में होन्शु द्वीप समूह किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, तेल के लिए, लोहा के लिए या फिर हीरे के लिए? होन्शु द्वीप समूह जापान का किस लिए फेमस होता है मित्रों? आप जानते हैं तेल उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो सही जवाब तेल उत्पादन लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 19 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कोर्ट का क्वेश्चन है मित्रों, आपको सही जवाब देना है। आपसे पूछा गया पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाम दिया गया, कौन सा कथन एकदम सही है उसका चयन आपको करना है। अब आप पूंजी खाता में बताएंगे कौन सा विकल्प एकदम बढ़िया से बैठेगा। देखना, यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है, बिल्कुल करेगा। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है, हाँ करेगा। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा विवरण के लिए सहयोग करता है, बिल्कुल करेगा। तो जो सही जवाब बनेगा मित्रों, यहाँ पे क्या होगा? सही जवाब डी के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 20 कह रहा है इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? नाम दिया गया घटी हुई CRR और SLR, नाम दिया गया ब्याज दर का विनिमय, नाम दिया गया नई पीढ़ी बैंक, नाम दिया गया वर्धित SLR। कहा गया कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में शामिल नहीं है या महत्वपूर्ण सुधारों में काम नहीं करता है? मित्रों, वर्धित SLR का काम यहाँ नहीं होता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार में शामिल ये नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलो। 21 नंबर क्वेश्चंस है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? नाम दिया गया पूंजी पर रिटर्न्स, नाम दिया गया परिसंपत्ति टर्नओवर, चालू अनुपात या फिर ऋण में शेयर पूंजी अनुपात। आपको बताया गया एक द्रव्यता अनुपात कौन सा है? एक द्रव्यता अनुपात कौन सा है? सही जवाब बनेगा चालू अनुपात। सही जवाब बी के साथ जाता था। बी इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पे स्थान रखता है? नाम तीसरा है, दूसरा है, चौथा है, पहला है। आप जानते हैं जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वर्तमान समय में किस नंबर पे है? 1 नंबर पे है। सही जवाब पहला नंबर लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। सही जवाब डी के साथ मिलाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? नाम इलाहाबाद यानी प्रयागराज है, गाजियाबाद है, कानपुर है या फिर लखनऊ है? जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा कौन सा, कहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है मित्रों? आप देखना, आपको दिखाई दे जाएगा कि जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो प्रयागराज में आपके लगभग 59 लाख आदमी लोग रहते हैं। कितने? 59 लाख से ज्यादा, 59 लाख, 59 लाख लगभग आदमी रहते हैं 59.5 लाख के आसपास। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? मुरादाबाद आएगा। मुरादाबाद में लगभग 47 लाख रहते हैं। उसके बाद गाजियाबाद आएगा, लगभग 46 लाख रहते हैं। उसके बाद जो आता है मित्रों, उसमें क्या होता है? तो इसका सही जवाब मित्रों प्रयागराज हो गया। आपके लगभग 59.5 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। लखनऊ में अपने 45 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। कितने? 45 लाख, लगभग 89 या 90 हज़ार के आसपास। तो लगभग ये 46 लाख कहा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, बरेली। आपसे 4 नाम दिया गया। पूछा गया सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? अब इन चारों स्थानों में अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो शहर होगा इन चारों स्थानों में गाजियाबाद का नाम आएगा। सी के साथ आपका आंसर बैठेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। 25 नंबर पे चलो। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? नाम दिया गया लाल पांडा, बारहसिंघा, भारतीय जंगली गौर या फिर जंगली भैंसा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? आप जानते हैं मित्रों, यूपी का जो राजकीय पशु है बारहसिंघा है। सही जवाब वी के साथ जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रूसरवस डुआओसेली। मित्रों, इसका जो है
वैज्ञानिक नाम है और तराई बेल्ट में पाया जाता है, आप जानते हैं। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे बढ़ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की राज्य पक्षी है, मोर है, तोता है, सारस है, कोयल है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, आपको ये बताना है। उत्तर प्रदेश के अगर राज्य पक्षी की बात करते हैं मित्रों, आप जानते हैं सारस होता है। सही जवाब बनेगा सारस। विश्व में सबसे लंबी उड़ान भरने वाला पक्षी यही होता है आपका, ठीक है। दक्षिण एशिया में खूब पाया जाता है। ग्रीस टिगियोन आपका जो है ये वैज्ञानिक नाम होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। पूछा गया उत्तर प्रदेश में डाटाडाट के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। लड़कियों के लिए रोजगार का अवसर, लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर, या फिर लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के लिए कन्या सुमंगला योजना की स्टार्टिंग होती है। किसके लिए होती है मित्रों? तो लड़कियों के स्वास्थ्य और उसके साथ शैक्षणिक मानक को पूरा करने के लिए आपकी कन्या सुमंगला योजना चली। सही जवाब डी के साथ लगाओ। 25 अक्टूबर 2019 को कन्या सुमंगला योजना की स्टार्टिंग मुख्यमंत्री ने की है। कब की है? 25 अक्टूबर 2019 को इसकी स्टार्टिंग होती है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है 28 नंबर में कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में है। नाम दिया गया आगरा में है, लखनऊ में है, बरेली में है, या फिर कानपुर में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक शहर है इज्जतनगर। इज्जतनगर जिसका मतलब बरेली, तो सही जवाब बी का साथ आंसर बैठेगा। बरेली का सुरमा बहुत बढ़िया है, इसीलिए इसे प्यार से लोग सुरमा नगरी भी कहते हैं। इसकी स्थापना जो है CARI की ये 2 नवंबर को हुई थी। 2 नवंबर 1979 को बरेली में होती। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। नाम दिया गया डेस्क क्लीनअप, डेस्क फ्रेडा मेकर, विंडोज, या फिर विजुअल बेसिक्स। आपको बताना है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है मित्रों। आप देखेंगे तो जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात होगी वो विजुअल बेसिक्स के साथ जाएगा, तो विजुअल बेसिक इज द राइट आंसर बनेगा, यानी सही जवाब डी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे हम क्या कहते हैं। हमला सतह या फिर अटैक सरफेस कहते हैं, हमला हस्ताक्षर या फिर अटैक सिग्नेचर कहते हैं, हमला पैटर्न या फिर अटैक पैटर्न कहते हैं, या फिर हमला पथ अथवा अटैक पथ कहते हैं। मित्रों क्या कहते हैं उसे? उस शब्द के लिए एक ही शब्द आता है, हमला सतह या फिर हमला सरफेस कहते हैं, अटैक सरफेस कहते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है। नाम दिया गया प्लांटर करेगा, शॉर्ट कार्ड करेगा, फैक्स मशीन करेगी, या फिर मिनी टॉर करेगा। कौन सा ऐसा है जो टेक्स्ट भेजने में और सहायता करता है? सही जवाब फैक्स मशीन होता है। वी इज द राइट आंसर होता है मित्रों। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 32 नंबर। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। दिया गया गूगल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एडगल नहीं है, आपसे दिया गया फायरफॉक्स मोजिल्ला नहीं है, या फिर नेटस्केप नेविगेटर नहीं है। कौन सा आपका वेब ब्राउज़र नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है मित्रों। यहाँ जो वेब ब्राउज़र का पार्ट नहीं है वो आपका गूगल नहीं है, ये गूगल सर्च इंजन है, बाकी आपके सभी वेब ब्राउज़र हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। मित्रों सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, www की सूचना पे आपका काम होता है, आप जानते हैं, लेकिन आपका जो ये ब्राउज़र है वो आपका सब कुछ है। गूगल और क्रोम के साथ माइक्रोसॉफ्ट एडगल प्रमुख रूप से माने जाते हैं। आपको बताना था कौन सा है कौन सा नहीं है, सही जवाब आपको देना था। सही जवाब गूगल के साथ हम लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। नाम दिया गया 1024, 3004, 1002, या फिर 2015। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? आप देखना 1 गीगाबाइट की वैल्यू पूछा जा रहा है। 1 गीगाबाइट बराबर 2 के घात 10 मेगाबाइट, यानी 1024 मेगाबाइट। कहाँ गया 1024 मेगाबाइट? फर्स्ट इज द
राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 34 नंबर है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। नाम एस्बेस्टस का दिया गया, पॉन्स स्प्रे का दिया गया, सेलुलॉइड का दिया गया या फिर अभ्रक का दिया गया। कौन सा पदार्थ है जो बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। मित्रों बिजली का आपका जो है कुचालक होना चाहिए, ताप बहुत बढ़िया से उसमें प्रवाहित हो जाए। तो ऐसा कारनामा किसके साथ होता है? अभ्रक के साथ होता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है एक नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल कहेंगे, दुर्बल नाभिकीय बल कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे या फिर प्रबल नाभिकीय बल कहेंगे। मित्रों नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को आप क्या कहते हैं? नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर बांधने वाला बल है तो प्रबल नाभिकीय बल वो कहलाता है। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। 36 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है एथिलीन ग्लाइकोल की एंटी फ्रीजिंग यानी हिम विरोधी के रूप में पानी को मिलने पर उसके क्रोड में रेडिएटर की सफाई हेतु प्रयोग किया जाएगा, या केवल पानी के हिमांक को कम कर देगा, या केवल पानी के क्वाथनांक को बढ़ा देता है, या पानी के हिमांक को कम करता है और पानी के क्वाथनांक को बढ़ा देता है। एथिलीन ग्लाइकोल की एंटी फ्रीज हिम विरोधी मामला क्या करता है? मित्रों आप जानते हैं इसका जो काम होता है पानी के हिमांक को कम करता है, पानी के क्वाथनांक को बढ़ा देता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, आपसे कह रहा है जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो डाट गैस निकलती है। नाम दिया गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। कौन सी गैस स्रावित होगी? मित्रों जब गैस की बात होती है तो आप जानते हैं CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। 38 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया आपसे विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, रतौंधी, बेरी या फिर पेलाग्रा। विटामिन B1 की बात हो रही है। आप जानते हैं मित्रों B1 बेरी के लिए है, तो सही जवाब थायमिन से बेरी होता है। जल में घुलनशील विटामिन है ये। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, आपसे पूछा गया वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी नहीं है? नाम दिया गया विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन ए एंड सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी नहीं है? मित्रों विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, आप ये तो जानते ही हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। वसा में ADEK होता है। ADEK में से कौन कौन से हैं? ADEK कौन सा नहीं है? बी एंड सी दिया गया है, यही आप गलत लगा लो, बाकी तो सब कुछ अपने हिसाब से सही ही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है किडमन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? नाम विटामिन सी का है, विटामिन B12 का है, विटामिन ए का है, विटामिन डी का है। किडमन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा? किडमन प्रक्रिया के द्वारा सर्वप्रथम उत्पादित जो विटामिन होता है वो विटामिन सी होता है। मित्रों सही जवाब क्या होगा? विटामिन सी होगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, पूछा गया किस राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित की गई? नाम मध्य प्रदेश का है, हरियाणा का है, गोवा का है, उत्तर प्रदेश का है। किस राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित की गई? आपको बताना है उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित की जा रही है। तो सही जवाब क्या बनेगा? उतना प्यारा उत्तर प्रदेश बनेगा। डी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। 42 नंबर है मित्रों, पूछा जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? नाम चिनाब का है, झेलम का है, रावी का है, सतलज का है। आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल पूछा जा रहा है। रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब के नदी पर बनाया जा रहा है। पुल बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। सही जवाब आपका कौन सा नदी हो जाएगा? चिनाब नदी हो जाएगा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कुछ पूछ रहा है। कह रहा है हाल ही में भारत के किस देश को पीछे छोड़ करके विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? जापान को पीछे किया, ब्रिटेन को किया, चीन को किया या फिर जर्मनी को किया? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला भारत तीसरा नहीं 5वां देश बना है। किसको पीछे किया है? आप जानते हैं अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी से पीछे है भारत। तो सही जवाब क्या होगा? ब्रिटेन को पीछे किया है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा। फिर बढ़ेंगे 44 नंबर क्वेश्चन पे। पूछा गया अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता? नाम दिया गया अनुष्का गौर ने जीता, अंजलि पाठक ने जीता, कनिष्का शर्मा ने जीता या फिर दबिता राय के द्वारा
मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता गया? सही जवाब दविता राय हैं। सही जवाब डी के साथ हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिलता है? नाम वरुण धवन है, रितेश देशमुख हैं, रणबीर कपूर हैं या फिर रणवीर सिंह है। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बनाया जाता है? मित्रों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात होती है तो आप जानते हैं इसमें रणवीर सिंह को नवाजा जाएगा। सही जवाब रणवीर सिंह हैं। डी इज द राइट आंसर बन रहा है। फिल्म 83 के लिए इन्हें यह मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलो। 46 नंबर क्वेश्चन है। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? युवा सेना योजना है, अग्निवीर योजना है, अग्निपथ योजना है या फिर सशस्त्र बल योजना है। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए जो योजना स्टार्ट की, 4 वर्ष की अवधि के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। 17.5 साल से 23 साल के बीच उनकी आयु होनी चाहिए। जो उनका नाम दिया गया उसका नाम अग्निपथ योजना है। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अग्निपथ योजना में ऐसा हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है। पूछा गया भारत में पहले सी वेल्ड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, गोवा। आपको बताना है सी वेल्ड पार्क की स्थापना किस राज्य में होगी। सी वेल्ड पार्क की अगर बात होती है स्थापना तमिलनाडु राज्य में की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? तमिलनाडु में। तो सही जवाब क्या बनेगा? फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। 48 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पे? महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा या फिर मणिपुरी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहले स्थान पे कौन? सही जवाब दीजिए मित्रों। सही जवाब क्या बन रहा है? सही जवाब हरियाणा बन रहा है। याद रखना हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। हरियाणा पंचकुला में आयोजित होता है। 137 पदक मिलते हैं जिसमें 52 स्वर्ण, 39 रजत, 46 कांस्य होता है। ठीक है। महाराष्ट्र में 125 पदक मिलता है, दूसरे स्थान पे रहता है। उत्तर प्रदेश में कुल 42 पदक होता है या 12वें स्थान पे है। सही जवाब हरियाणा के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। पूछा गया ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है भारत के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर या फिर यूरोप के ऊपर। ओजोन छिद्र का सबसे ज़्यादा वाला छिद्र कहाँ पे है? तो ये अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पाया जाता है। सही जवाब अंटार्कटिका के ऊपर लगा लो। सी इज़ द राइट आंसर बना लो। 50 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन मुख्यतया पाई जाती हैं कहाँ पे? मालाबार तट पे, कच्छ कारण पे, सुंदरवन पे या फिर दंडकारण्य पे। भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन कहाँ पाई जाती हैं? ज्वारीय वन की जब बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। फिर आप ओवरऑल बताओ आपके इस 50 क्वेश्चंस के टेट में कितने क्वेश्चन सही गए। उम्मीद है कि आपके 30 क्वेश्चंस तो सही जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चंस का खुला चैलेंज है। 30 क्वेश्चंस का आपका खेल है। अगर आप 30 क्वेश्चन सही कर ले गए समझ लो आप सिकंदर हो गए, यानी आपका एक पद पक्का हो जाएगा, क्योंकि आपका 45 उधर आ जाएगा हिंदी और रीजनिंग से। आपका जो ये 30 आएगा यही आपका स्कोर दिलाएगा। फाइनली 120 पे आपका सिलेक्शन होना है, ये याद रखना है। 150 क्वेश्चंस के सेट में 120 क्वेश्चंस आपको सही करना है, जिसमें हिंदी, रीजनिंग और जीएस पूछा जाता है। 30 क्वेश्चंस अगर जीएस में आप नहीं ला पाते हैं तो थोड़ा सा खेल आपका बिगड़ सकता है। इसलिए मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और रणनीति सटीक होनी चाहिए। जो चैप्टर आपका कमजोर लग रहा है उस चैप्टर को आप मजबूती प्रदान करें, उस पर खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।